नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक लेते हैं सुर्खियों का। लखनऊ में कोरोना का चौथा केस मिला, 78 साल की महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा बने यूपी के नए डीजीपी, देर रात लिया चार्ज। 2 दिवसीय प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज महानगर गंगा पार व यमुना पार की संयुक्त करेंगे बैठक। यूपी सरकार का बड़ा कदम, पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव जनता से कराने को राज्य भेजेगा केंद्र को प्रस्ताव। यूपी में 514 करोड़ की लागत से तैयार होगा लिंक एक्सप्रेसवे, 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन। डायल 112 कर्मियों के पुलिस कर्मियों ने अटेंड की स्पेशल क्लास, 130 पुलिसकर्मी ने कार्यशाला में भाग लिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां राजीव कृष्ण बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राजीव कृष्ण बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। 5वें कार्यवाहक डीजीपी बने राजीव कृष्ण। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। 1991 के बैच के हैं आईपीएस अफसर राजीव कृष्ण। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजीव कृष्ण। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, राजीव कृष्ण के पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। राजीव कृष्ण बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से। राजीव कृष्ण नए डीजीपी बने यूपी के। बड़ी जानकारी बता रहे 5वें कार्यवाहक डीजीपी बने राजीव कृष्ण। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। 1991 के बैच के आईपीएस अफसर है राजीव। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष है राजीव कृष्ण। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी को नया डीजीपी मिल गया है। राजीव कृष्ण नए डीजीपी यूपी के। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, राजीव कृष्ण को नया डीजीपी बनाया गया यूपी का। 5वें कार्यवाहक डीजीपी बने राजीव कृष्ण। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, राजीव कृष्ण को नए डीजीपी बनाया गया यूपी का। 5वें कार्यवाहक डीजीपी बने राजीव कृष्ण। योगी सरकार ने जारी किया आदेश। 1991 के बैच के आईपीएस अफसर है राजीव कृष्ण। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी है राजीव कृष्ण। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं, राजीव कृष्ण के पास डीजी विजिलेंस का भी चार्ज है। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां राजीव कृष्ण बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। 5वें कार्यवाहक डीजीपी बने राजीव कृष्ण। यूपी के 5वें कार्यवाहक बने डीजीपी राजीव कृष्ण। बड़ी जानकारी आपको बता रही, योगी सरकार ने जारी किया आदेश।
खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। बिजली गुल होने से परेशान हुए क्षेत्रवासी। बिजली गुल होने से परेशान हुए क्षेत्रवासी। 4 दिन से बिजली न आने पर लोग परेशान। बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने पुराना शिवली रोड किया जाम। महिलाएं व बच्चे जाम में फंसे। बड़ी जानकारी आपको हम कानपुर से बता रहे हैं। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड चौकी का मामला। बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। कानपुर से आपको जानकारी बता रहे हैं। बिजली गुल होने से परेशान हुए क्षेत्रवासी। बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। बिजली गुल होने से परेशान हुए क्षेत्रवासी। 4 दिन से बिजली न आने पर लोग परेशान। कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं कि क्षेत्रवासियों ने पुराना शिवली रोड किया जाम। महिलाएं व बच्चे जाम में फंसे। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड चौकी का मामला। बिजली गुल होने से परेशान हुए क्षेत्रवासी। कानपुर से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। कानपुर से बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में रोष। बिजली गुल होने से परेशान हुए क्षेत्रवासी। 4 दिन से बिजली न आने पर लोग परेशान। क्षेत्रवासियों ने पुराना शिवली रोड किया जाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां विजय कन्नौजिया पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी बने। निर्माण निगम के एमडी पद पर थे विजय कन्नौजिया। निर्माण निगम के एमडी पद पर थे विजय कन्नौजिया। एक्सीएन सुधीर कुमार का किया गया प्रमोशन। चीफ इंजीनियर बनाए गए सुधीर कुमार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे लखनऊ से। अनिल कुमार दुबे का चीफ इंजीनियर पर प्रमोशन। राज्यपाल ने प्रमोशन की स्वीकृति दी। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। विजय कन्नौजिया पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी बने। निर्माण निगम के एमडी पद पर थे विजय कन्नौजिया। लखनऊ से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां विजय कन्नौजिया पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी बने। निर्माण निगम के एमडी पद पर थे विजय कन्नौजिया। एक्सीएन सुधीर कुमार का किया गया प्रमोशन। चीफ इंजीनियर बनाए गए सुधीर कुमार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। चीफ इंजीनियर बनाए गए सुधीर कुमार। अनिल कुमार दुबे का चीफ इंजीनियर पर प्रमोशन। खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां फतेहपुर कस्बे से एक हैरान करने वाली चोरी की घटना सामने आई है, जहां पुलिस की सुस्त पेट्रोलिंग और निष्क्रिय कार्यशैली का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। घटना फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के सिहाली मार्ग स्थित भारत पेट्रोलियम के पास की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने एक दुकान के बाहर लगे मोटर पंप और खेत डीजल इंजन
चोरी कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोरों को नाकाम पहचान कर पंप खोलते हुए साफ देखा जा सकता है। बेखौफ चोरों की हरकतें ये दिखा रही हैं कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है। पीड़ित अनमोल वर्मा और आशीष यादव ने इस संबंध में अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। पीड़ितों ने जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। खबर आपको बलिया से बता रहे, जहां देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए बलिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड के मरीजों प्रबंधन के आकलन हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में मरीजों के अस्पताल आगमन से लेकर संघन चिकित्सा इकाई तक ले जाने में लगने वाले समय, उपचार, वेंटिलेटर की आदि की क्रियाशीलता का आकलन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि कोविड से संबंधित मॉक ड्रिल किया गया। बलिया में 8 ऑक्सीजन प्लांट है, उसका मॉक ड्रिल किया। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता और दवाइयों का रखरखाव का भी मॉक ड्रिल किया। कोविड से लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है। जरा बेटा हट जाओ, थोड़ा साइड में हल्का सा। राज्य स्तर से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसंतपुर में मॉक ड्रिल किया गया। उसमें मरीज के आगमन से लेकर उसको वेंटिलेटर तक करने तक जो भी व्यवस्था करनी थी सब की गई। इसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी तथा वहाँ के जो उपकरण हैं और दवाइयाँ हैं उसका पूरा आकलन किया गया। और हमारे जनपद में 8 जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगे उसका भी आज मॉक ड्रिल किया गया। तो सर, कहने का मतलब है कि जितना भी मॉक ड्रिल हुआ उसके सुरक्षा को लेकर के, जैसे उस तरह के अगर पेशेंट आएंगे तो इसमें मॉक ड्रिल में कितने समय लगे, मतलब उपचार तक जो है उसमें मरीज के आने से लेके उसको वेंटिलेटर जाने में करीब 4.5 मिनट का समय लगा था। लोकतंत्र में निष्पक्ष पत्रकारिता का चौथा स्तंभ परम आवश्यक है। देश और समाज को जब दिशा दिए जाने की जरूरत आई तब पत्रकारिता ने सकारात्मक भूमिका निभाई। परतंत्र भारत में पत्रकारिता ने न सिर्फ स्वतंत्रता के मतवालों को प्रेरित किया, बल्कि पत्रकारों ने स्वयं सक्रिय सहभागिता भी निभाई। उक्त बातें और बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शुक्रवार को होटल दीप पैलेस में कही। वे नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 पर हुए एनयूएजे सम्मान समारोह एवं कृत्रिम बौद्धिकता के दौर से पत्रकारिता संगोष्ठी में बोल रही थी। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने आगे कहा, स्वतंत्रता के बाद देश और समाज की आवश्यकता के अनुरूप पत्रकारों ने हमेशा सकारात्मक राह दिखाया। आप सभी न्याय दिलाने से लेकर सामाजिक जागरूकता तक की प्रत्येक प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसी संगोष्ठियों से निश्चित ही विचारों का अमृत निकलेगा। इससे पहले विधान परिषद में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह के शुभकामना संदेश का वाचन किया गया।
खबर आपको बरेली से बता रहे हैं, जहां पार्थ गौतम ने युवा सेवक संघ की शुरुआत की है। नवगठित संगठन का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त इलाज और सेवा प्रदान करना है। विशेष कार्ड के जरिए आयुष्मान कार्ड से वंचित जरूरतमंदों को भी मिशन अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। साथ ही मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने हेलमेट वितरण व सड़क दुर्घटना सहायता का संकल्प जताया। पार्थ गौतम ने कहा, मैं नेता नहीं, समाज का बेटा हूं और अब तक 30,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं। करेंगे अब वो बताने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 वर्ष में पार्थ गौतम फाउंडेशन ने जो करा है वो सबको दिखा है। अब आने वाले समय में नई नई चीजें करेंगे। आज हम लोगों ने कैंट विधानसभा के कार्यक्रम में सभी को हेलमेट वितरण करे हैं, ताकि हेलमेट ऐसी चीज है जो इंसान खुद तो पहनेगा ही। खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां कानपुर में सड़कों के निर्माण की बात करें तो इस समय नगर निगम, केडीए, आवास विकास, पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के पास इसका जिम्मा है, लेकिन सारे ही विभागों के अफसर सिर्फ कागजों में योजना बनाते हैं और मशगूल हैं और सड़क पर दौड़ती जनता गड्ढे पड़ते जख्म और दर्द सहते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच रही है। मेट्रो का निर्माण के चलते सड़कों पर गड्ढों के साथ धूल भी उड़ रही है। ऐसे में राहगीर मुश्किलों में है। जीटी रोड की हालत को काफी ज्यादा खस्ताहाल हो चुकी है। शहर का कोई भी इलाका इस मामले में अछूता नहीं है। हर तरफ सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये समझ पाना मुश्किल है। मसवानपुर, कल्याणपुर, रावतपुर, सर्वोदय नगर, काकादेव गोविंद नगर, रतलाम नगर, बर्रा, किदवई नगर के साथ साथ रिजवी रोड, नई सड़क, कोपरगंज, रायपुरवा व हालसी रोड समेत कई अन्य प्रमुख सड़कों की हालात काफी जर्जर हो चुकी है। सड़कों के निर्माण के लिए जिम्मेदार विभागों के अफसर मात्र राजनीति कर कागजों में सड़कों के निर्माण कार्य दिखा देते हैं और अफसरों के साथ साथ अन्य लोगों की वाहवाही लूटते रहते हैं। बारिश शुरू होने वाली है, अब देख रहे कल की थी। अगर ये हालत इन्होंने ठीक लग रहा है, रोज प्रतिदिन एक्सीडेंट होता है, कोई गड्ढे में गिर जाता है, कहीं नाला टूटा पड़ा है, तो पीडब्ल्यूडी या नगर निगम को तुरंत चाहिए तत्काल इसकी रोड ठीक कराए, नहीं तो हादसे रोज प्रतिदिन होते रहेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं, हम भी जाते हैं, कचरा पड़ा रहता है, रोडें टूटी हुई है, नाले खुदे हुए हैं, इसको तत्काल में इनको ठीक, नहीं तो बहुत हादसे होते हैं यहाँ पे। इसके नगर निगम की जिसके डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार है। लगातार पहले सड़कें बना करती थी, मुझे याद है, लेकिन इस समय जैसे पीडब्ल्यूडी और नगर जिस हिसाब से काम कर रहा है, जगह जगह आप देखिए, एक तो हम लोग जो है एक स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे रोड के ऊपर। अभी ये ड्रम मार्केट के अंदर आप देखिए, गोपालगंज के अंदर वहाँ पे इतने बड़े गड्ढे थे कि रोज कभी न कभी ई रिक्शे में क्या होता है, बैलेंस नहीं होता है, उसमें सवारियां। एक दिन मैं बता रहा हूँ, इस चौराहे के ऊपर एक ई रिक्शे का एक्सीडेंट हुआ, उसमें महिलाएं बहुत तेज चोटिल हो गई, उनको हम लोग उठा के अस्पताल गए। तो ऐसी हादसे अगर रोकने हैं तो शहर के अंदर सुगम यातायात की तरफ हम बात करते हैं। खबर आपको फतेहपुर से बता रहे, जहां राधानगर थाना क्षेत्र के जख्मी कस्बा निवासी फूलचंद पुत्र राम स्नेही के घर में 2 दिन में ताला लगा था। उसकी 25 वर्षीय बहन सीमा देवी मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रही थी, जिसको लेकर मोहल्ले में हड़ताल की चर्चाएं थी। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची राधानगर पुलिस ने राजस्व अधिकारियों को बुलवाकर घर का ताला तोड़ा। अंदर जमीन में दफन 25 वर्षीय मीना देवी का शव बरामद किया। मौके पर नायब तहसीलदार उमरेश सिंह, जीएल राठौर, कानून गौ जितेंद्र सिंह, लेखपाल रामकिशोर पुलिस बल ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम को भेजा। मोहल्ले में चर्चा थी कि मृतक मीना देवी मानसिक रोग से संबंधित थी। वह लोगों का कहना ही नहीं, वह गर्भवती भी थी। पोस्टमार्टम बाद स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी।
उसने अपनी बहन की हत्या कर दी है और हत्या करके उसको अपने घर में छिपा दिया। इस सूचना पर पुलिस ने आकर के मौके पर चेक किया, देखा लगा हुआ है। इस पर ताला खुलवाने के लिए मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलेटिन खबर आपको कानपुर से बता रहे, जहां विश्व तंबाकू निषेध दिवस नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुबह आए मॉर्निंग वॉक से तंबाकू मुक्त भारत की स्थापना के लिए संकल्प दिलाया। हम सबका यही है सपना, नशा मुक्त देश रहे, अपना तंबाकू से नाता तोड़ो, स्वास्थ्य समाज से नाता जोड़ो, जो तंबाकू खाएगा मौत के मुंह में जाएगा। आज 31 मई तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आर्यनगर परशुराम वाटिका में अयोध्या धाम के चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, संस्थापिका श्रीमती पुष्पा मोहन ने 200 से अधिक समाज सेवियों, बुजुर्ग माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों ने चिकित्सकों के साथ तंबाकू, सिगरेट, शराब एवं निकोटीन पदार्थ का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई। अत्यधिक सिगरेट, पान मसाले एवं शराब से कैंसर के रोगियों की बढ़ोतरी, अत्यधिक निकोटीन के सेवन से उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोगों में बढ़ोतरी, यदि खाने पीने व निकालने में दिक्कत हो तो हो सकता है गले का कैंसर, गर्भावस्था में निकोटीन एवं धूम्रपान से गर्भपात के साथ नवजात शिशु पर पड़ता प्रतिकूल प्रभाव। इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मोहन ने बताया कि महिलाओं के तंबाकू के साथ सिगरेट के नियमित सेवन से मोटापा, उच्च रक्तचाप, नपुंसकता के साथ साथ बच्चेदानी में कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको तंबाकू के सेवन से विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, हमारे पिताजी स्वर्गीय देवती रमन मोहन जी की प्रेरणा से विगत 20 वर्षों से इस जागरूकता कार्यक्रम को मैं डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर आरती मोहन, हमारी संस्थापिका श्रीमती पुष्पा मोहन मना रहे हैं। हम लोग हर बार अलग थीम के साथ उतरते हैं। इस बार की थीम है छोड़ो और जीने दो, तंबाकू से नाता छोड़ो, बीड़ी सिगरेट से नाता तोड़ो और स्वस्थ समाज में रहो। जो तंबाकू खाएगा वो मौत के मुंह में जाएगा। नन्हे मुन्ने बच्चों ने 300 से अधिक वृद्ध जनों को वसति में मॉर्निंग वॉकर की वसति में आर्यनगर स्थित परशुराम वाटिका में सवेरे 7 बजे ये नारा लगाया और रैली निकाली। मेडिकल क्विज का आयोजन किया गया। जिन बच्चों ने अच्छे जवाब दिए उनको पुष्पा मोहन जी और डॉक्टर आरती मोहन जी ने सम्मानित करा और साथ साथ हम लोगों ने होम्योपैथिक टोबैकम दवाई दी। खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे, जहां राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर कनौनी गांव में भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर के जीवन, कार्य और उनके द्वारा दिए गए सामाजिक संदेशों को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने न केवल एक न्यायप्रिय शासिका थी, बल्कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता को भी नई दिशा दी थी। उन्होंने अपने शासनकाल में समाज के सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के में कार्य किया। ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनकी जयंती समाज को एकजुट करने का सशक्त माध्यम बन रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।